जय श्री राम। जितने भी लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं और उन्हें ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। व्यक्ति ज्योतिष दो कारणों से करता है, या तो प्रोफेशनल कार्य के लिए या फिर अपनी उन्नति के लिए ज्योतिष किया करते हैं। तो मैं जो ज्योतिष आपको बताऊंगा वह दोनों ही कार्य के लिए बिल्कुल उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले ज्योतिष सीखने वाले व्यक्ति को ज्योतिष के प्रति श्रद्धा जरूर होना चाहिए। यह बिल्कुल साइंटिफिक और प्रैक्टिकल मेथड है किसी भी व्यक्ति के जीवन के शुभ और अशुभ चीज़ों को पता करने का और उसके जीवन में बहुत सारे अनसुलझे सवालों को ठीक करने का। तो सबसे पहले ज्योतिष के दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं या फिर तरीके होते हैं। पहला जो गणितीय भाग है कुंडली निर्माण का, आजकल इतने सटीक सॉफ्टवेयर बन चुके हैं कि जिसके द्वारा हमें जो निर्माण की जो कार्य थी कुंडली की वो करना नहीं पड़ता है। तो उसका जो सूत्र है, वो जो गणित की जो कैलकुलेशन है, वो तो कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा हो जाता है, ऐप के द्वारा आप लोग जान सकते हैं। जो फलित जो पार्ट है ज्योतिष का वो सीखना हमें जो है आगे बताएंगे। तो फलित ज्योतिष के द्वारा हम लोग जो भी कार्य व्यक्ति कर सकता है, उसके फील्ड है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों का हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको अपनी जो जन्म जो समय है उसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। हम जिस पद्धति का उपयोग करेंगे, पूर्व में मैंने वैदिक ज्योतिष के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। हम जो ज्योतिष की पद्धति का प्रयोग करेंगे उसे कृष्णमूर्ति पद्धति कहा जाता है, जिसके जनक के इस कृष्णमूर्ति जी को माना जाता है। आखिर अंतर क्या है कृष्णमूर्ति पद्धति में और वैदिक ज्योतिष में? वैदिक ज्योतिष का जो गणना है वो बिल्कुल सटीक है, कोई भी अंतर नहीं होता है समझने में। वैदिक ज्योतिष भी वही चीज़ों को बताएगा, कृष्णमूर्ति भी पद्धति वही चीज़ों को बताएगा। लेकिन वैदिक ज्योतिष की जो पढ़ने की प्रणाली है वो कहीं कठिन होती है। 16 वर्ग होते हैं, उच्च नीच डिग्री हाउसेस, इन चीज़ों को स्वामी को देख करके हम निर्णय लेते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में हम भाव को कस्प को देख करके और ग्रह निर्देशन भाव निर्देशन के द्वारा सरलता से नक्षत्र के द्वारा हम बिल्कुल सटीक किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो यह कृष्णमूर्ति पद्धति है जिसमें सबसे अधिक महत्व दिया जाता है सब लॉर्ड को, कस्पल सब लॉर्ड को, या फिर उसे ही भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी कहा जाता है। अब एक कुंडली में 12 ही भाव होते हैं, 12 ही भावों का हमको कैलकुलेशन करना होगा। 12 भाव, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ 12 ग्रह को मानते हैं। वो लोग यूरेनस को भी मानते हैं, नेपच्यून को भी मानते हैं, प्लूटो को भी मानते हैं। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का ऐसा है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़े चाहे वैदिक ज्योतिष पढ़े, हमें ग्रहों के उच्च नीच इनको जरूर समझना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो उच्च जो स्थिति होती है ग्रह की, कोई भी ग्रह एग्जॉल्टेड कब होता है? जब अलग अलग वो राशि में बैठ जाए। जैसे सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का होता है, चंद्रमा वृष, मंगल मकर, बुध कन्या, गुरु कर्का, शुक्र मीन, शनि तुला, राहु को मिथुन में भी माना जाता है। कुछ अलग मत भी हैं, केतु के लिए धनु माना जाता है, अलग मत भी है। तो जो भी राशि में कोई ग्रह उच्च का होता है उसके अगली 7वीं राशि में वो नीच का हो जाता है। जैसे मेष राशि में है तो नीच का कौन सा होगा? सूर्य। तुला का हो जाएगा। चंद्रमा के लिए वृश्चिक, मंगल के लिए कर्क, बुध के लिए मीन, गुरु के लिए मकर, शुक्र के लिए कन्या, शनि के लिए मेष, राहु के लिए धनु और केतु के लिए मिथुन माना जाता है। कन्या को कन्या राशि में राहु को कुछ ग्रंथों में स्वग्रही कहा गया है और केतु को मीन राशि में स्वग्रही कहा गया है। कुछ और भी मत है, राहु को उच्च का वृश्चिक में माना जाता है, केतु को उच्च का कुंभ में माना जाता है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में राहु और केतु के उच्च नीच का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे वैदिक ज्योतिष में ही उच्च नीच का ज्यादा प्रभाव है, केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत अधिक प्रभाव नहीं है। स्वग्रही ग्रह कब हम माने जाते हैं? अपने घर का या किस घर का स्वामी कहा जाता है?
तो जो वीनस होता है शुक्र, वो दूसरे और 7वें नंबर की राशि का स्वामी होता है। मार्स पहले और 8वें नंबर की राशि का, मरकरी जो है वो तीसरे छठे का, 9वें 12वें राशि का स्वामी जुपिटर, और 5वें नंबर की राशि का सन, चौथे नंबर की राशि का मून, और 10वें 11वें दो राशियों का स्वामी है सैटर्न को माना जाता है। तो ये हो गए राशियों के द्वारा हम ग्रह को कैसे जानते हैं। अब किसी भी ग्रह की दशा होती है जीवन में, कितने प्रकार की दशा है विंशोत्तरी दशा में, तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। आगे हम डिटेल से जानेंगे। कुछ कुछ शब्द हैं जो कि बहुत उपयोग होंगे कृष्णमूर्ति पद्धति में या किसी भी ज्योतिष की पद्धति में। वो है लग्न, एसेंडेंट भी कहा जाता है, दृष्टि एस्पेक्ट होता है, बैरन साइन हमको जानना जरूरी है, कोई भी ग्रह कंबस्ट अस्त का कब हो जाता है, क्या प्रभाव है, ये हमको कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें आगे देखना है। किसी व्यक्ति की कुंडली ना हो तो उसकी फलित को हम लोग होरारी के द्वारा करते हैं। होराई कुंडली बनता है उसका और बिल्कुल सटीक हम लोग फलादेश कर सकते हैं। दो प्रकार के प्लैनेट्स कहे गए हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स कहा जाता है और मैलेफिक प्लैनेट्स कहा जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा तो इसके जो यूज़ नहीं है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। जुपिटर, वीनस और मून, मून अगर जो पूर्ण चंद्रमा है उसे शुभ माना जाता है, और मरकरी अगर शुभ ग्रह के साथ में तो उसे शुभ ही माना जाता है। पूर्ण चंद्रमा के बारे में कुछ कुछ भेद है, लेकिन जो चंद्रमा बढ़ती कला के साथ है वो शुभ माना। जैसे शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी है, उससे कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक के चंद्रमा पूर्ण होता है तो उसे शुभ माना जाता है, उसके फलों में शुभता आ जाती है। और मेलिफिक प्लैनेट्स किसे कहेंगे तो सैटर्न को कहा जाता है, मार्स को, राहु केतु और सन को भी कहा जा सकता है। ये हमको कुछ जानकारी होना चाहिए। हमें ज्योतिष में एक और ट्रांजिट भी होता है, गोचर, भी आगे हम लोग जानेंगे। तो कृष्णमूर्ति पद्धति का ये अधिक लाभ है कि हम किसी भी भाव के उप नक्षत्र स्वामी मतलब और सूक्ष्मता में जाते जाते हैं। हम वैदिक ज्योतिष में भी बराबर ही वही चीजें बताता है, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति उसी वैदिक ज्योतिष के और सूक्ष्मता को बता करके लाया है। तो प्रथम आज की कक्षा में हम यही जाने जाने हैं। आगे की कक्षा में हम और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जय श्री राम।